मेरा नाम नसीमा है और मेरा जन्मभूमि एक बदनाम गली की बस्ती। बदनाम गली बोलने से तो बहुत लोगों के बहुत मन में ख्याल आता है कि कौन सी बदनाम गली की बात कर रही है। तो बदनाम तो एक ही औरत होती है जिसको देह व्यवहार करने वाली महिलाएं बोलते हैं। मैं जहाँ जन्म ली, जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, वो एक रेड लाइट एरिया है। और रेड लाइट एरिया बोलने का मतलब ये है कि ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई प्रचार कर रही हूँ, लेकिन हाँ, हमारे जो वहाँ के बच्चे हैं उनके जो जीवन की चुनौती होती है वो कुछ अलग तरह की होती है, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चों में नहीं गिने जाते हैं और ना ही कोई बच्चा मानता है कि इस इलाके में भी बच्चे होते हैं। तो मेरी पैदाइश, मेरा परवरिश, सब कुछ उसी बदनाम गली में हुई। मेरा एक घर है मुजफ्फरपुर चतुर्भुज स्थान, आप जानते होंगे, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और वही मेरा जन्मभूमि है चतुर्भुज स्थान में। एक गली है लालटेन पट्टी के नाम से, पहले बहुत फेमस हुआ करती थी। अब वो 2002 में उसको बंद कर दिया गया वो इलाके को, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता में वो इलाका रेड लाइट एरिया के नाम से ही जाना जाता है। और मैं अपनी पहचान इसे रूप में देना शुरू की जब मैंने होश संभाला कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ, जो बड़ी बेबाकी से बोल रही हूँ, ये बहुत जल्दी नहीं हुआ। बहुत ताने सुनने पड़े, बहुत गालियां सुनने पड़े, क्योंकि ये बोलना, सेक्स वर्क पे बात करना हमारे समाज में तो ऐसे ही इजाजत नहीं है कि आप धंधे पे, धंधे वाली के ऊपर, धंधे वाले के बारे में अपने घर में या अपने चौक चौराहे पे बात नहीं करेंगे। वो इशारों में बात होती है। लेकिन वहां से कोई लड़की आके बोले कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, और ऐसे बात कर रही है जैसे कि लग रहा है कि कोई आईएएस की बेटी हो, तो ये अपने आप में बहुत कटाक्ष वाला शब्द है हमारे लिए। लेकिन ये मेरे लिए आज मेरा एक आइडेंटिफिकेशन है। मैं इसी पहचान के साथ से जानी जाती हूँ और यही से मेरी शुरुआत भी हुई। क्योंकि अब शुरुआत क्यों ये शब्द बोलना जरूरी था, क्योंकि जब छोटी थी और जब हम लोग पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे और जब एडमिशन हुआ था, तो उस समय पहली बार हम लोगों को ये बताया गया था कि अपना परिचय मत बताना, मतलब आप किस इलाके से आते हो ये नहीं बताना। तो बड़ा अटपटा लगा कि अब्बा ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैं जहाँ से आती हूँ वो नहीं बताना है, आखिर कारण क्या है? बाकी बच्चे तो अपना एड्रेस बताते हैं। तो जब हम लोग स्कूल से छुट्टी होके आते थे तो बाकी बच्चे बोलते थे कि इस गली से चलते हैं, तो हमें रोज झूठ बोलना पड़ता था कि नहीं नहीं हम उस गली से जाएंगे। तो मैंने पर पूछा अपनी सहेली से, भाई उस गली से क्यों नहीं जाना? तो बोलते वहां पे ना गंदे लोग रहते हैं और वो बच्चों को पकड़ लेते हैं। मुझे बड़ा लगता था कि यार मैं भी तो वहीं से रोज आती हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, इनको क्यों लगता है कि कोई पकड़ लेगा? दूसरे दूसरे सवाल मेरे सामने होते थे कि पुलिस कभी भी रेड डाल देती थी, रात को 12 बजे भी। कोई टाइमिंग नहीं होता था कि ये टाइम पुलिस रेड करने आएगी, कोई टाइमिंग नहीं। तो अब रात को 12 बजे भी पुलिस रेड कर दी, तो उसमें ये बताने के लिए कि मैं सेक्स वर्कर नहीं हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो दादी को मुझे मजबूरन उठा के बिठाना पड़ता था और बोलती थी कि कोई भी किताब लेके कि पढ़ो, ताकि पुलिस वाले को समझ में आए कि ये बच्ची पढ़ने वाली है, इस इलाके में भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए करती थी दादी। लेकिन मुझे लगता था, अब सोचो कि 7-8 साल का बच्चा आपके घर में, कभी रात को 12 बजे उठा के आपने उसको कहा कि पढ़ो? नहीं कहा। अब एक टाइमिंग होता है, लेकिन हम उस समय ये करते थे क्योंकि हमें सेफ रहना था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इसकी भी नौबत नहीं होती थी, भागना पड़ता था, छत से छलांग लगाना पड़ता था, क्योंकि किसी भी हालत में पुलिस वाले के सामने नहीं आना। क्योंकि जब भी रेड होता था, जो आज भी समझ में आता है, देखने को मिलता है कि इस इलाके में जब भी रेड होता है तो लोग यही मानते हैं कि इस इलाके में जो बच्चे हैं वो खरीद के लाए जाते हैं, वो जबरन पकड़ के लाए जाते हैं। ये पूरी तरह 100% सच नहीं है, क्योंकि अब स्वाभाविक बात है ना कि महिला अगर देह व्यापार करने वाली महिला है तो वो महिला है, और महिला है तो बच्चे पैदा करेंगी, और बच्चा तो उनको लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लड़कियां पैदा हो गई इस इलाके में तो बाहरी समाज में भी एक ही नजरिया होता है कि ये इनके बच्चे तो होंगे नहीं, ये तो कहीं से छीन के लाए होंगे। तो ये जो डर था हमारा कि बार बार अपने आप को छुपाना, भागना, ये साबित करना कि मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, एक जिद सी हो गई अंदर कि यार ये बार बार क्या मैं साबित करती रहूं, इससे बेटर है कि मैं अपना पहचान ही बताना शुरू करूं। जिस समय मैंने ये शुरू किया था 2002 में, हमारे इलाके में एएसपी दीपिका सूर्य जी आई थी और उन्होंने इस इलाके में समाज सुधार का काम किया था। समाज सुधार का काम बोले तो उन्होंने कहा था कि ये धंधा गंदा है और इन महिलाओं को अच्छे काम में लग जाना चाहिए, लेकिन उनका तरीका थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
जब इस इलाके में उन महिलाओं के साथ उन्होंने मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि इस पेशे को बंद कर देना चाहिए और आप लोग अच्छे काम में लग जाओ। अच्छे काम कौन कौन से थे? सिलाई, कटाई, बुनाई, और उनके छोटे छोटे उन्होंने सेंटर के कमरे खोल रखे थे, मतलब कमरा बना रखा था कि ये सिलाई सिखाया जाएगा, यहाँ कटाई। तो उन महिलाओं ने, जब उनको कहा गया कि आप ये पेशा छोड़ दो, तो उन महिलाओं ने कहा कि भाई हाँ ठीक है, हम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कब तक आपका ये काम हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि 6 महीने लगेंगे। जो उनके साथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन थे, संस्था वाले थे, उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे इस काम के प्रोसेस होने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 6 महीने अगर आपको लगेंगे तो 6 महीने हमें दे दीजिए और हम फिर पेशा छोड़ देंगे। लेकिन सवाल यही थी ना कि जवाब कौन दे रहा था? एक धंधे वाले। हमारे भारत में आज भी है, बेटियों को बोलने का अधिकार नहीं है। आप जुबान लगा बोलेंगे तो कहेंगे कि बराबरी में बोलती है। उसी तरह अगर धंधे वाली जवाब दे तो लोगों को बड़ी वो होती है ना, हार्ट फील होता है कि भाई एक धंधे वाली होके बोल रही है। तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ऐसा तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, आपको अब भी छोड़ना है तो अब भी छोड़ना है। तो बात सामने समझौता वाला हुई नहीं और उनके पास पावर था, सभी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। ये बात थोड़ी सी बड़ी अटपटी सी लगी मुझे कि यार ये तो न्याय नहीं है ना, ये तो गलत बात है। अगर आप हमें प्रपोज कर रहे हो कि ठीक है ये प्रोफेशन आप छोड़ दो, आप कोई भी काम है ये गंदा है के हिसाब से छोड़ दो, तो आपको अल्टरनेटिव देना होगा ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं अब भी बोला तो अब भी करो, डंडे की जोर पे बदलाव तो नहीं हो सकते। तो हम लोगों को लगा कि ये कारण इसलिए बना हुआ है, चाहे समाज में हो या लोगों के नजरिया में हो या आने वाली पीढ़ी के नजर में, वो इसलिए क्योंकि इसमें बात नहीं होती है। कोई बात करता है तो उसको बुरा माना जाता है। तो हम क्यों इस मैटर में पड़े कि भैया आप हमको ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए तब हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, हमको ये सब करना ही नहीं है। चलो अब बात अगर पहचान की है तो पहचान से शुरू की जाए। फिर हम लोगों ने सीधी एक बात कहना शुरू की जो हम कहते आ रहे हैं कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। ये शब्द जितना आसानी से मैं आज बोल रही हूँ, ये इतना आसान मेरे लिए नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मुझे गाली बकते हैं कि अपने आप को रंडी की बेटी बोल के पैसा कमाने की बात करती है, लोगों को बलगलाती है। ये सब बहुत तरह की गालियां सुनने को मिलती है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये शब्द फिर भी बहुत कम है। जो मुझे, मैं आज अपनी आइडेंटिटी बता के लोगों के सामने हूँ, वो अगर मैं छुपा के करती तो शायद ये शब्द मुझे हिट करता, लेकिन अब हिट नहीं करता। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि हाँ मैं हूँ, बेटी हूँ तो बेटी हूँ, चाहे धंधे वाले की हो चाहे किसी और की, बेटी तो बेटी ही होती है ना, कोई नई चीज तो बोल नहीं रही होती। ये संघर्ष मेरा अभी भी चल रहा है, जो पहले से चल रहा था अभी भी चला, थोड़े थोड़े आयाम चेंज हो गए। मतलब सवाल वही है, जवाब मैं वही दे रही हूँ, लेकिन लोग बदलते जाते हैं, लोगों का नजरिया बदलता जाता है। अब नहीं पता कि आने वाले समय में किस तरह के नजरिया का सामना होगा, लेकिन हाँ इस शब्द के साथ चलते चलते आज मैं आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। तो ये एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, नजरिया में मैंने ब्रेक किया है, मैंने उसको क्रैक किया है, और अब जो चीजें हैं वो बदलने लगी हैं। बदलने कैसे लगी हैं कि जो लोग पहले डरते थे कि भाई धंधे वाली औरतों से कैसे बात किया जाएगा, इस इलाके में कैसे जाया जाएगा, इस इलाके में क्या कुछ ऐसा हो भी सकता है क्या, आज वही लोग आगे मुझे बताते हैं कि नसीमा जी आपकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि इतने नकारात्मक जगह पे एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है भाई, और सोच तो कहीं भी जन्म लिया जा सकता है ना। अगर मेरी पैदाइश इस मंडी में हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है, उसी तरह उन बच्चों की क्या गलती है जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, लेकिन हम उनको ये कह के बिल्कुल हटा देते हैं सामने से क्योंकि ये नाजायज है, ये जायज बच्चे है ही नहीं। तो ऐसे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जो जायज नाजायज के चक्कर में आज की डेट में अपने बचपन खो चुके हैं। और हम क्या अभियान चलाते हैं, बचपन बचाओ अभियान। हम कहते हैं कि हमारा बचपन, बच्चों का बचपन सेव करना है, लेकिन जब बात इस इलाके के बच्चों की आती है तो सारे बचपन खत्म हो जाते हैं, फिर वो बचपन बचपन नहीं लगता है। तो हमें लगता है कि अगर बचपन की बात कर रहे हो आप, बचपन बचाओ की बात करते हो, तो जब बाकी बच्चों का बचपन है तो यहाँ भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी बचपन है, उनको भी आप बचाइए, उनके बारे में भी बात करिए, उनसे भी पूछिए कि उनका सपना क्या है, उनको भी पूछिए कि वो चाहते क्या है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं अभी तक अपनाया गया। लोग आते हैं अपने तरीके से काम करते हैं, कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और बदलाव इससे ज्यादा ही करना होता है, तभी बदलाव होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलाने के लिए
अपने आप को उसके अंदर झोंकना पड़ता है। मतलब आपको पूरी तरह से इस चीज को अंदर डाल देना होगा कि नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप इसको नहीं खत्म कर सकते हैं, आप किसी को पीछे नहीं धक्का दे सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। आज के डेट में मैं जहाँ पे खड़ी हूँ कि ये बात बोलते हुए कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, आज मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एज ए एडवाइजरी मेंबर हूँ, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हमारे इलाके के सभी बच्चों के लिए ऑनर की बात है, पूरे भारत के सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए ऑनर की बात है, उनकी माओ के लिए सम्मान की बात है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि जिस गंदी बदनाम बस्ती, गंदी बस्ती और हराम, नाजायज, ये शब्द सुनते सुनते जहां मैं पली बड़ी, जहां पे कोई एडवाइजरी मतलब सलाहकार होगा ऐसा कोई कल्पना वाली बात ही नहीं है, उस बस्ती से निकल के आज एक बेटी जाके सलाहकार समिति में चली जाती है, वो भी कोई ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं, ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक क्या बोले, समझ से, एक सोच से बहुत पड़े हुए चीज है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही कि हुआ कैसे। बहुत लोग यही सोच में पड़े हुए कि कैसे हुआ। और मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमसे पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ एक पगडंडी बनाने की। रास्ता कब बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आज अगर एक बेटी ने पगडंडी खींचा है तो रास्ता बाकी बच्चे खींच ही देंगे, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई और नसीमा आने वाले हैं जो निकालेंगे इस चीज को। खैर, इसी के साथ हम लोगों ने अपनी बात कहने के लिए एक और तरीका अपनाया उस समय, क्योंकि बात थी डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर की। तो जब भी हम लोग वहां परिचय देते कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, तो लोग डॉटर खा जाते थे, सेक्स वर्कर बोलते थे कि कौन बात कर रहा, तो सेक्स वर्कर बात कर रही। अभी भी बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो बोल रही है वो सेक्स वर्कर है, जबकि उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि बेटी भी बात कर सकती है। तो ये जो मसला था हमारे सामने कि डॉटर को खा जाता है लोग और सेक्स वर्कर बोल देते हैं, तो ये सही बात तो है नहीं, तो हमको सही बात लाना है दुनिया के सामने। तो हम लोगों ने कहा कि छोड़ो इस बात को, अगर आप नहीं समझ सकते तो हम आप पे नहीं मेहनत करेंगे, हम खुद पे मेहनत करेंगे। तो हमने एक अपनी पत्रिका तैयार की, जुगनू। अब जुगनू जब हम लोगों ने तैयार किया तो जुगनू पत्रिका का हम लोगों ने निर्माण किया, और वो किताब पूरी की पूरी किताब हाथ से लिखी किताब है। उस किताब को हमने जो डिजाइन किया, उस किताब को हमने, ये है वो हमारी मैगजीन जुगनू, जो पूरी की पूरी हाथ से लिखी हुई है। अब ये किताब हाथ से क्यों लिखी है? क्योंकि हमारे पास ना तो इतना कोई पैसा था कि हम एक मैगजीन बनाएंगे, छापेंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हम कोई प्रोजेक्ट वर्क तो कर नहीं रहे। तो जुगनू हमें हाथ से लिखने आता है, हमारे लोगों को हाथ से लिखने आता, तो हमारे लिए बड़ा एक इजी संसाधन है कि हम अपनी बात अपने हाथ से लिख के डाल सकते हैं। तो उस वक्त एक डर था कि मीडिया से कैसे बात करें, उनको बोलते हैं तो वो तुरंत लिख देते हैं कि आप तो सेक्स वर्कर हो, बेटी खा जाते हैं, तो हम कैसे उनको बताएं। उन्होंने कहा खुद क्यों ना हम अपनी बात खुद ही लिखें। तो 4 पेज की इस पत्रिका से हमने शुरुआत की, आज ये 36 पेज का हो गया है, और अब ये भारत स्तर पे और राज्य के बच्चे भी इसमें जुड़ गए हैं, एज ए रिपोर्टर काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये जरूर है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन कोशिश ये है कि मकसद जो है हमारा वो बहुत बड़ा है, कि हम बस एक ही बात कहते हैं कि जीने का अधिकार सबको है, आपको है तो हमको भी है। आप जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो हम भी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अब फर्क ये है कि आप जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार में मैं पैदा नहीं हुई, मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार में आप नहीं है। तो समाज में देखने का नजरिया है वो हमें अलग कर देता है, लेकिन सपने और जीने का जो तरीका है वो सब बराबर ही है। वैसे ही वो सपने हैं जो बाकी बच्चे देखते हैं वैसे हम देखते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए हमें इतने सारे तरीके अपनाने पड़े। तो ये कोशिश है कि आने वाले भविष्य में बाकी बच्चों को ये ना करना पड़े, एक रास्ता बन जाए कि वो अपने सपनों को, अपने जीवन को अपने तरीके से सजा पाए बिना किसी डर के, जो हमने सामना किया। तो यही कोशिश के साथ आज हम NHRC में हो या नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, आज मैं इसी नाम के सामने दुनिया के सामने जानी जाती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, और मुझे ये कहने में बहुत गर्व हो।